दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 1 अगस्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो प्रिंसिपल के लिए भर्ती होनी है, तो सिलेबस तो जारी कर दिया गया है और सिलेबस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी रखा है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, सिवाय इसके कि कौन-कौन से लोग होंगे जो कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल प्रिंसिपल के लिए आवेदन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक खबर निकल कर आज के अखबारों में है, प्रधानाचार्य के 2647 पद रिक्त, अर्हता अभी तक तय नहीं। देखो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो जो इंटरमीडिएट में प्रिंसिपल के पद हैं, संख्या 1475 है और जो हाई स्कूल प्रिंसिपल के पद हैं, संख्या 1172 है। दोनों को जोड़ेंगे 2647 पद हैं। अब इसके लिए दोस्तों जो अध्याचन है ये तो मिल गया है, लेकिन अर्हता तय नहीं हो पाई है कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन करेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों की सूचना मिलने के बाद चयन आयोग अर्हता निर्धारित करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। तो जो अर्हता हो सकती है पॉसिबली, अभी शासन को इससे मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन जो अर्हता हो सकती है वो यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि कौन कौन से लोग होंगे जो कि इस भर्ती में पात्र होंगे प्रिंसिपल बनने के लिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अर्हता क्या होगी कि आपका पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि पीजी प्लस बीएड ये जरूरी है। साथ ही साथ इंटर कॉलेज में प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के तौर पर या फिर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कम से कम 4 साल का अनुभव रखने वाले 30 साल से अधिक आयु के उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने की बात है जो केंद्र एवं राज्य सरकार के कोष या अनुदान से वेतन पा रहे हों। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर आपका जो वेतन है या तो केंद्र सरकार का अनुदान से हो या फिर राज्य सरकार के, तो आप पात्र होंगे, ये पहली शर्त है। दूसरी बात, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या तो पीजीटी के तौर पर आपने 4 साल की सेवा दी हो या फिर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल के तौर पर आपने अपनी 4 साल की सेवा दी हो, सो आप प्रिंसिपल इंटरमीडिएट के पद पर आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अभी तक शासन से इस पर सहमति नहीं बनी है, कोई संस्तुति नहीं मिली है, लेकिन यही अर्हता रखने के बारे में बात की जा रही है। जो लोग हाई स्कूल में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं उनके लिए जो अर्हता है वो यही रखा गया है कि उनका पीजी हो प्लस बीएड या बीपीएड हो। साथ ही साथ हाई स्कूल में सहायक अध्यापक या इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कम से कम 4 साल का अनुभव हो। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट के लिए प्रिंसिपल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो हाई स्कूल में प्रिंसिपल या पीजीटी का अनुभव हो 4 साल का, और अगर आप इंटरमीडिएट प्रिंसिपल के तौर पर आवेदन करना चाहते हैं तो या तो आप मतलब हाई स्कूल में टीजीटी के तौर पर हों या इंटर में पीजीटी के तौर पर हों। लेकिन दोस्तों इसमें संशोधन की भी मांग की जा रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल का पद है हाई स्कूल के लिए, तो इसमें पीजीटी वालों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इनकी जगह प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल को सम्मिलित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी इस पर फाइनल डिसीजन होना बाकी है। जैसे ही अर्हता क्लियर होती है ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी, विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो कतरन है अखबार की, ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा अगर समझने में कोई चूक हो रही है तो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बिहार में आने वाली बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। तो इस बार बिहार पीजीटी में सबसे ज़्यादा पद हैं। मैं पीजीटी कहूँगा क्योंकि बिहार में 11 + 12 मतलब कि जो 11-12 के शिक्षक होते हैं उनको पीजीटी नहीं कहा जाता, कुछ और कहा जाता है, लेकिन मैं पीजीटी ही कहूँगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक जो पद हैं वो पीजीटी में है, सबसे कम पद प्राइमरी में है। प्राइमरी में पद केवल 3847 पद हैं और ये पद तो एक तरीके से होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि माना ये जा रहा है कि राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय हैं यानी कि प्राइमरी हैं उसमें मानक से 65,413 शिक्षक अधिक भर्ती हो गए हैं। अब ये जो शिक्षक अधिक हो गए हैं तो इनको बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में भी तैनात किया जाएगा। और ये भी है कि बिहार में जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा है कि हर साल जुलाई में
शिक्षकों के जितने पद रिक्त होंगे उनका अधियाचन भेजा जाएगा और हर साल भर्ती आएगी। तो ये तो एक बहुत ही शानदार पहल है और मैं उत्तर प्रदेश की जो नीति नियंता हैं उनसे निवेदन करता हूं करबद्ध कि बिहार की इस पॉलिसी को यूपी में भी लागू किया जाए। हर साल जुलाई में जो नई शिक्षक भर्तियां जो पद खाली होते हैं उसके लिए अधियाचन भेजे जाना चाहिए। नियमित तौर से अगर भर्तियां हों तो फ्रस्ट्रेशन जो अभ्यर्थी होते हैं उनमें कम रहती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कितने पद हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक पद बिहार पीजीटी में होने वाले हैं। संख्या इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 16,100 शिक्षक। ठीक है, 16,100 शिक्षक ये केवल पीजीटी के तौर पर होंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो दूसरे स्तर पर यानी कि 6, 7, 8 में 8,563 पद रहने वाले हैं और माध्यमिक को 3,877 पद। तो मिला जुला के देखा जाए तो सबसे अधिक पद पीजीटी में, फिर जूनियर में, उसके बाद फिर टीजीटी में पद होंगे। सबसे कम पद प्राइमरी में रहने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बात और भी है कि जो लोग NIOS से डीलिट किए हुए हैं उनको बाहर भी किया जा रहा है। मतलब NIOS डीलिट के आधार पर आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर ये है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 76,184 सफल घोषित किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 32,679 पदों के लिए लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है आ चुका है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून को हुई थी 6 पालियों में। और साथ ही साथ जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30%, EWS व OBC के लिए 25%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20% अंक पाने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे। विज्ञापित पदों के सापेक्ष 2.33 गुना कुल 76,184 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच तथा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया है। बाकी जानकारी आपको uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है, जाकर आप देख सकते हैं। अगली खबर, इंटर कॉलेज प्रधानाचार्यों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। तो दोस्तों यहाँ पर 2013 की ये भर्ती है। ऑलरेडी 2013 मतलब कुल मिला के लगभग 13 साल बीत चुके हैं। और यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने लिया है। श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य तथा यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज इलाहाबाद की ओर से दाखिल अलग अलग अपीलों पर एक आदेश आया है कि वर्ष 2023 में न्यायालय ने पाया था कि बड़ी मात्रा में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के निर्णय से प्रभावित होंगी तथा अपीलार्थी गण प्रिंसिपल के पद पर दिसंबर 2022 से कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2013 में विज्ञापन संख्या 3 जारी करते हुए शुरू की गई थी। एकल पीठ के समक्ष कहा गया था कि यह प्रक्रिया 9 वर्षों तक ठप रही और अचानक वर्ष 2022 में 1 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया, जिसमें अन्य नियमों का भी ख्याल नहीं रखा गया था। फिलहाल इनको राहत मिल गई है और जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल पास हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है संसद में। तो मानसून सत्र में दोस्तों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शुक्रवार को लोकसभा ने बिना चर्चा के जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नए नियम के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन 2 साल से ज़्यादा देर से कराया जाता है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी प्रमाण पत्र और गलत रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। वहीं 1 साल से 2 साल तक की देरी करने वाले मामलों में प्रशासनिक मंजूरी की व्यवस्था जारी रहेगी। तो बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। फिलहाल मतलब ये है कि घर में अगर कोई जन्म मृत्यु हो रहा है तो उसका पंजीकरण तत्काल ही करवा लें और अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों आगरा में जो BSA कार्यालय है वहाँ से एक आदेश आया है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बाहरी व्यक्ति हैं जो कि प्राइमरी स्कूलों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं और वहाँ की जो व्यवस्था होती है उसको सोशल मीडिया में प्रसारित करते हैं, जबकि शासन प्रशासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के लिए पूर्व से ही अधिकारी नामित किए जाते हैं और इनके द्वारा समय समय पर निरीक्षण अनुश्रवण किया जाता है। तो ऐसे लोग जो कि बाहरी होते हैं ये किसी भी टाइम परिसर में घुस जाते हैं और वहाँ पर वीडियो बनाने लगते हैं, लोगों से सवाल करने लगते हैं, कक्षाएं बाधित होती हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर आदेश जारी किया गया है कि ऐसे लोग अब विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार में जितने भी लोग DLED NIOS DLED के आधार पर शिक्षक बने हैं
तो उनकी सेवा समाप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर है कि सिवान से, बिहार से, कि जिले में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-3 के तहत NIOS, यानी कि जिन लोगों ने NIOS से 18 माह का डीलेट किया हुआ है, तो उसके आधार पर जो नियुक्ति हुई थी टीचरों की, उनकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय भी तत्पर हो गया है। तो मतलब अगर आप NIOS डीलेट के आधार पर फॉर्म भरने वाले हैं तो एक बार पुनर्विचार जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि सब कुछ आपके हाथ में ना रह पाए बाद में। अनुकंपा नौकरी के लिए विवाहित बेटियां भी पात्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शादीशुदा बेटियों को नौकरी से अलग रखना असंवैधानिक। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में ये कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति की नीति में शादीशुदा बेटियों को बाहर नहीं रखा जा सकता। शीर्ष कोर्ट ने ये कहा कि नीति में केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को ही पात्र मानना और अन्य शादीशुदा बेटियों को अलग रखना पूरी तरह असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना B बराले की पीठ ने बिहार सरकार को 10 दिसंबर 2014 की नीति के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके तहत शादीशुदा बेटी के दावे को खारिज कर दिया गया था और बिहार की रहने वाली एक महिला ने अपने सरकारी कर्मचारी पिता के निधन के बाद अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन और फिर पटना हाईकोर्ट ने उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह न तो तलाकशुदा थी और न ही परित्यक्ता। तो फिलहाल मतलब ऐसी भी बेटियों का जो है वो दावा बनेगा और अनुकंपा नौकरी पर, जो कि मतलब ठीक ठाक हालत में है और शादीशुदा ज़िंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। हाँ, एक अपडेट आपको और देनी है। आप लोगों ने कल एक सवाल किया था, यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही 2 नोटिस मिल जाएगी। पहली जो नोटिस है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी विषय के 42 लोगों को बुलाया गया है 10 तारीख को उनके DV के लिए। और जो दूसरी नोटिस है उसमें ये कहा गया है कि किन्हीं कारणों से जो लोग फिलहाल अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, वो लोग भी मतलब अंग्रेजी के साथ साथ अन्य विषयों के जो छूटे अभ्यर्थी हैं वो लोग भी 10 तारीख को पहुंच जाएं और उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये विज्ञप्ति आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आराम से जाकर अपना DV करवा लीजिए। अगर DV आपका सही हो जाता है तो आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आपकी जो TGT PGT की क्लास है ये शुरू हो जाएगी, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आपका जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल उस पर शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से तो जाकर अभी जुड़ जाइए। धन्यवाद।